फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्रवीण अत्रे हैं, मीडिया सचिव हरियाणा से। लक्ष्मीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। सबसे पहले तो प्रवीण अत्रे जी, जिस तरह से आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अलग सी छवि नजर आई जब उनका अंग्रेजी में पूरा संबोधन सुना, और साफ तौर पर आखिरी में उन्होंने हरियाणा के लिए भी कहा कि हम सभी को वेलकम करते हैं और हरियाणा में वो आए और बड़े निवेश को भी बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं गुजरात के साथ साथ अगर हम हरियाणा की दृष्टि की बात करें तो हरियाणा में भी आने वाले समय में इस तरह से अगर ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास को भी पंख लग जाएंगे। पहली बात तो जहां तक हरियाणा के ग्रोथ की बात करता हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब सत्ता संभाली उसमें अगर ग्रोथ देखते हैं, 3.25 लाख करोड़ के करीब हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी जीएसडीपी होती थी 2014 में। आज वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। हमारी पर कैपिटा इनकम 1,37,700 के करीब होती थी 2014 में। आज पर कैपिटा इनकम हमारी 2,96,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। तो आर्थिक दृष्टि में अगर बात करते हैं तो हरियाणा ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है, वो फैक्ट्स हमारे सामने है। लेकिन हरियाणा और आगे बढ़े और आगे प्रगति करे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार उनकी कोशिश रहती है। और इसीलिए वाइब्रेंट गुजरात का जब प्रोग्राम हुआ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए और वहां पे अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स हैं उनसे तो मुलाकात हुई है। जो अभी आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना रहे थे, स्पीच सुना रहे थे, वो अफ्रीकन सेमिनार के अंदर उन्होंने बात कही थी। और बड़ा सीधा सा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बड़ा स्पष्ट मानना है कि स्किल डेवलपमेंट जो है और तकनीक का उपयोग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारा जो यूथ है, युवा है, उसकी स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उसकी स्किल में एनहांस कैसे हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर पलवल में सरकार ने खोला, और तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का यूज। और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वैसे भी टेक्नोलॉजी फ्रीक है, और उन्होंने जिस तरह से तकनीक का उपयोग करके हरियाणा में एक बड़ा बदलाव किया, खासतौर पे जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में पैदा की, जो पारदर्शिता लेके आए। हरियाणा वो देश का पहला राज्य है परमीत जहां पे ऑटो अपील सिस्टम जो है वो शुरुआत की गई। मतलब एक तरह से जिम्मेवारी तय करना। और इन चीजों का नतीजा हम अपने सामने देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू हुई, और उसका नतीजा ये है कि सरकारी काम जो है, सरकार का काम करने का जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। आज आपने सुना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकायदा अपने भाषण में जब परिवार पहचान पत्र का जिक्र किया, उसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा की डेफिनेशन भी बताई कि हरियाणा पीपीपी मतलब प्रॉस्पेरिटी जो है और प्रोग्रेसिव है। तो जिस तरह के प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, हरियाणा प्रदेश जो है वो कर्मा की धरती है, गीता की धरती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कर्म की प्रधानता के बारे में बड़ा स्पष्ट हमें बताया था। तो इन सब चीजों का उल्लेख किया जब फॉरेन डेलीगेट्स के सामने, और हरियाणा की गवर्नमेंट ने किस तरह से हरियाणा के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव किया, हमारे जो हाईवेज है उनका जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने ई वे जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वे, उसका भी जिक्र किया। क्योंकि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो दूरियां कम कर देती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीजों पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां फोकस किया। और हरियाणा के अंदर अगर निवेश, अगर कोई उद्योग लगता है तो हमारे जो लोग हैं वो कर्मशील है, कार्य प्रधानता हमारे विचार में है, तो हमारे लोग मेहनती हैं। उसके साथ साथ हम आपको एक बेटर माहौल दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे बिजली की उपलब्धता बहुत सुगम बना दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जिसके अंदर बिजली की उपलब्धता किस तरह से है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आपके हाईवेज किस तरह के हैं, और आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। तो ये सारी चीजें हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर हुई है। बिल्कुल प्रवीण जी, और हम भी यही कह रहे हैं कि इससे निवेशकों को भी फायदा होगा। और अगर हरियाणा में निवेशक आते हैं, निवेश करते हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को भी उससे लाभ मिलेगा। सुरेंद्र जी, जिस तरह से विश्व मित्र की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज
अब भारत में निवेश कर रही हैं। गुजरात जो है आने वाले समय में 2047 तक, खुद पीएम ये कह रहे हैं कि 3 अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर की कंपनी जो है वो हो जाएगी और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी ग्रोथ जो है देखी जाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर भारत में इस तरह के बड़े निवेश होते हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है और रोजगार जैसे अवसर भी लोगों के लिए पैदा होंगे। नहीं, देखिए, जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है वो गुजरात स्पेसिफिक है जी। और वो हर साल होता है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने ये शुरू किया है जी। और इस बार भी वाइब्रेंट गुजरात में करीब करीब 1 लाख डेलीगेट्स आए हैं। 45 कंट्रीज के लोग भी आए हैं। हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत सारी कंपनीज वहां गई हैं और उन्होंने वहां बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं। जैसे अडानी ने कहा है वो 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और भी कंपनीज करने वाली है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जी। और सब सिस्टम, चाहे गाड़ियां हो, सब रिमोट से चलना, ऑटोमेटिक चलना। और उसके लिए सेमीकंडक्टर, आपको मालूम है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें इनपुट है जी। और अभी तक हम ताइवान से मंगाते थे, चाइना से, तो हम लोगों पे एक दबाव था, कई बार नहीं मिलती थी, गाड़ियां भी नहीं आती थी। तो अब ये तय हुआ है कि भाई वो गुजरात में उसकी फैक्ट्री लग रही है और गुजरात में सेमीकंडक्टर को बहुत बड़ा पुश मोदी जी देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ऐलान किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। जी जी, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा पुश है। सारा आपका जो आईटी है और सारा एआई है वो इसी पे बेस्ड है। अब ये अच्छी बात है कि भाई जब ये कह रहे हैं पीएम की भाई 47 तक उनका तो मिशन ही है ये कि भाई जब हमारे 100 साल आजादी के हों तो उस समय हम विकसित राष्ट्र हों। अब विकसित राष्ट्र होने का मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है 2047 में वो कम से कम नहीं तो 15-20 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की होनी चाहिए, नहीं तो हम विकसित देश नहीं हो सकते। जो कि जो विकसित देश हैं उनकी तो इकोनॉमी इसी के आसपास है। हमारी तो अभी 3 ट्रिलियन की भी है, अब हम 5 ट्रिलियन करने जा रहे हैं। तो अगर गुजरात की अकेले 3 ट्रिलियन होगी, यूपी कह रहे हैं कि हम साल भर में 1 ट्रिलियन कर लेंगे, वो भी 47, तो बड़े बड़े जितने भी हमारे राज्य हैं, अगर वो सब इस तरह से काम करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, तो उससे निश्चित रूप से रोजगार भी पैदा होंगे, वहां पे लोगों के जेब में पैसा भी आएगा, सर्विस सेक्टर में जो काम करते हैं उनको भी फायदा है, जो मैन्युफैक्चरिंग में हो गए। फिर यहाँ से क्या है, मेक इन इंडिया होगा तो फिर वो एक्सपोर्ट भी यहाँ से होगा। अब जैसे अमेरिका से एक समझौता हुआ है कि अब हिंदुस्तान में जेट के इंजन भी बनेंगे, बोइंग वाले भी इंजन बनाएंगे, तो बहुत सारा डेवलपमेंट। और डिफेंस सेक्टर में जो कभी हमने सोचा नहीं था उसमें भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि एक तो चाइना की इकोनॉमी खराब होने से हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा हुआ, उनके लिए अब जो फॉरेन कंपनीज है उनको लग रहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा स्टेबल है, कोई बहुत बड़े इश्यूज वहां पे नहीं है, वहां काम करना ज्यादा बेहतर है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहां उनको अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल रहा है। और बड़े बड़े आईटी में तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में ही छाए हुए हैं, तो नेचुरली मतलब वी आर लीडर इन आईटी। तो इन सब बातों को देखते हुए, लेकिन अगर हम हरियाणा स्पेसिफिक पे आते हैं जी, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हरियाणा सीएम वहां पे गए, मनोहर लाल जी, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। वहां उन्होंने गुजरात के सीएम से भी बात की, वहां के जो कुछ अमेरिका और सुना है जापान की इंडस्ट्रीज के 8-10 लोगों से उन्होंने वहां मुलाकात की, ऑफर दिए। अब उन्होंने क्या ऑफर दिए वो तो अभी आया नहीं है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आ जाएगा। देखिए गुजरात में तो अभी चुनाव हो चुका है जी, तो गुजरात में जो राज्य का विकास है, जो उनका अपना समिट है, उसमें तो काम शुरू हो जाएगा अगले 5 साल, उनको कोई इश्यू नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी लोकसभा के चुनाव हरियाणा में, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो इस पीरियड में वो क्या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या लाने वाले हैं, ऐसा कोई उन्होंने इंडिकेशन दिया नहीं। और दूसरा ये है कि उन्होंने जनरल बातें की है कि भाई हम यहाँ पे ये भूमि है वो भूमि, उससे तो कुछ होता नहीं ना, या तो वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना बिल्कुल चाह रहे हैं सुरेंद्र कि जी, क्या बात हुई है। लेकिन इसका प्रभाव लोकसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा, आपका क्या कहना है लक्ष्मीकांत जी? इस पूरे आज का जो भी सिनेरियो रहा, आज का पूरा ये प्रोग्राम रहा, हरियाणा सीएम मनोहर लाल जाते हैं, संबोधन भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं निवेशकों को कि वो भी हरियाणा में आए और निवेश करें। पूरा आने वाले समय में, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव
चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनावों के भी एंगल से देखा जाए तो किस तरह से आप ये समझते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है तो कैसे इसका इम्पैक्ट जो है चुनावों पर पड़ेगा? और अगर हरियाणा में निवेश होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो क्या लगता है आपको कि हरियाणा की ग्रोथ भी जो है वो मुमकिन है? जी, परवीन भाई बोल रहे थे, सुरेंद्र जी बोल रहे थे, मैं ध्यान से सारी बातें सुन रहा। आपने पूरा वक्त दिया और मैंने बहुत ध्यान से दोनों भाइयों को सुना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़े 2-4 मिनट के लिए मेरी बात भी ध्यान से सुन लें। और देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे वो मुख्यमंत्री है और चाहे वो संगठन का मामला आता है, ये लोग बातें बहुत लच्छेदार करती हैं, बातें करने में बहुत माहिर हैं। आज से पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं थी, जब तक लोग सत्ता में नहीं आए थे, 2 बातें बड़ी फेमस थी कि एक काम होता है हकीकत में और एक होता है कागजों का। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से एक और चीज चली है कि एक कागजों में, हकीकत में, और तीसरा सिर्फ बातों में। ना कागज पे होता है, ना हकीकत में होता है, ना बातों में होता है। जहां तक खट्टर साहब का मामला आता है, मैं पहले इनकी बात करता हूँ, अभी मैं सुन रहा था दोनों को। तो खट्टर साहब ने, मैं पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में जाके, गुजरात वाइब्रेंट में तो वो शामिल हुए, उन्होंने कहा कि 7 लाख करोड़ का कितने चीज का जो भी यहाँ योजना यहाँ होंगी, निवेशक आएंगे। मेरा आपके माध्यम से खट्टर साहब से प्रश्न है कि ऐसे जो वाइब्रेंट है वो तो हरियाणा में भी किया उन्होंने, खट्टर साहब ने, तब भी घोषणाएं हुई थी कि 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो हरियाणा में होगा, लेकिन हुआ तो 7,000 करोड़ का भी नहीं है। हरियाणा में जितने भी इवेंट हुए, जो भी इस तरीके के वाइब्रेंट हुए हैं, पहले तो उनके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि आखिर कितने इन्वेस्टमेंट हरियाणा में बाहर के लोगों ने की है, कितने उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, कितने उद्योग धंधे लगे हैं, कितना यहाँ पर काम शुरू हुआ है। सिर्फ बातों में, कागजों से नहीं होता है। मैं अभी सुन रहा था कि 1947 तक मोदी जी एक चीज में बड़े माहिर हैं। कोई भी समझौता, कोई भी बात आती है तो कम से कम 30-40 साल का वक्त पहले से दे देते हैं। जो 30-40 साल के बाद जो आज हम जैसे लोग बोल रहे हैं संभवतः होंगे नहीं होंगे कुछ कह नहीं सकते, कोई पूछने वाला नहीं होगा। भाई आज क्या है, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के, एक नहीं हर देश के 3-3, 4-4 चक्कर लगाए हैं। उन 3-3, 4-4 चक्कर लगा करके हासिल क्या हुआ है जरा वो भी बता दें। कितनी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में हुई है, पूरे वर्ल्ड, जितना वर्ल्ड में पूरा घूमे हैं। जो जहां तक हमारे उद्योगपतियों का मामला है, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, वो पहले भी यहाँ कर रहे हैं, और जो दूसरे उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरा मैं एक बात पर बताना चाहता हूँ, यूथ की बात आती है, इन्वेस्टमेंट होगी, रोजगार मिलेगा, युवा को रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं परमीत जी, अगर युवा को रोजगार मिलेगा तो 9 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है? अगर युवाओं को रोजगार हिंदुस्तान में मिल रहा है तो हिंदुस्तान का युवा आज विदेशों में क्यों भाग रहा है? और क्यों खट्टर साहब एक बयान दे देते हैं कि हम तो इनको विदेश में रोजगार दे रहे हैं, इसलिए हरियाणा का जो नौजवान है वो विदेश में जा रहा है क्योंकि हम इनको रोजगार वहां पर दिलवा रहे हैं। भाई जब आप हिंदुस्तान में रोजगार उपलब्ध करवा सकते हो तो ऐसे लोगों को विदेश में क्यों भेज रहे हो, अपने नौजवानों को? कोई भी चीज है परमीत जी, किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो नौजवान होता है। हम आज है तो कल तक जो दूसरे लोग थे वो कल युवा थे, वो सपने देखते थे, उन्होंने भारत का निर्माण किया। आज हम हैं, कल जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो 20-30 साल का नौजवान है, जो 20 साल से 25 साल 30 साल तक का जो तबका है, जो यूथ है, जो अपना भविष्य तलाश करता है किसी भी जगह पर रह करके, अगर वो यूथ हिंदुस्तान का देश छोड़ करके विदेशों में जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि आखिर आप 10-20 साल के बाद हिंदुस्तान में रहेगा कौन? फ्यूचर कौन है हिंदुस्तान का? सिर्फ अब वो एक मिनट पर मीत जी, अभी एक बात आई कि खट्टर साहब ने बहुत बढ़िया बोला, उन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया, संदेश भी दिया। भाई आप एक बात बताइए, आप उद्योग की बात कर रहे हो, वहां पर धार्मिक बातें लागू कहना, वहां पर सामाजिक बातें करना, ये कौन सा न्याय संगत मामला है? ये भी सही है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, प्रवीण अत्रे जी जवाब। सिर्फ एक मामला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय किया हुआ है कि किसी भी लक्ष्मीकांत जी किसी भी बात को धार्मिक रंग देना, सामाजिक रंग देना, बातों से घोलना। ठीक है लक्ष्मीकांत जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपके सारे सवालों का जवाब सर प्रवीण अत्रे जी।
देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये चाहते थे कि हम इनकी बात को आराम से सुने, हमने आराम से सुना। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब मैं बोलूंगा तो ये भी आराम से सुनेंगे। देखिए इन्होंने कुछ बातें की, हालांकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जब ये स्वयं सत्ता में रहते हैं तो ये भ्रष्टाचार करते हैं, लूट खसूट करते हैं, पर्ची खर्ची चलाते हैं, लेकिन जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनकी आलोचनाओं का स्तर इतना गिर जाता है, ये तथ्यों को देखना बंद कर देते हैं। वो ठीक है प्रवीण अत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नहीं वो ठीक है, कागज में दिखाते हैं। अब मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं तथ्य फैक्ट्स पे बात करेंगे प्रवीण जी, फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। इन्होंने कुछ सवाल उठाए। देखिए पहली बात तो इन्होंने जब देश की बात की कि देश में क्या हो रहा है, मोदी जी ने क्या किया। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व के अंदर 11वें स्थान पे थी, और वो 2014 तक 11वें स्थान पे ही रहती है। जबकि उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो, उनके बारे में ये कहा जाता था कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, विश्व स्तर के अर्थशास्त्री हैं, लेकिन क्या वजह थी कि उस 10 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर सकी, बढ़ नहीं सकी। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंच जाती है। तो ये तथ्य मुझे लगता है कि कांग्रेसी मित्रों की आंख खोलने के लिए काफी होगा। प्रवीण जी हरियाणा की बात करेंगे, प्रवीण जी हरियाणा के फैक्ट्स की बात करेंगे, प्रवीण अत्री जी हरियाणा के फैक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आए दिन गेस्ट टीचर्स, गेस्ट डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन करते रहते हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर पदों में भर्तियां भी होनी है, टीचर्स में भर्तियां होनी है, ये भी एक सच्चाई है प्रवीण अत्री जी। हाँ, फैक्ट्स पे बात करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा आप जवाब देने जी जी। देखिए अब बात फिर वही करते हैं रोजगार से संबंधित। अब मैं तथ्यात्मक तुलना करूंगा तो फर्क दर्शक समझ जाएंगे। पहले सरकारी नौकरियों की बात कर लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरियों की सीमाएं होती है, हम सब जानते हैं। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 4 लाख है, तो एक सीमा है। लेकिन उसमें भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस की सरकार थी 2000 से 2014 तक 86,000 भर्तियां पक्की सरकारी नौकरियों की हुड्डा साहब के कार्यकाल में होती हैं। और मैं यहाँ पे कांग्रेस को एक बेनिफिट दे रहा हूं, मैं उन 13 नौकरियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो माननीय कोर्ट ने रद्द कर दी और कर्मचारियों को नौकरी से हटना पड़ा, मैं उनका बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर उस आंकड़े को माइनस करूंगा तो 86,000 से कम हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है अपने 9 साल के कार्यकाल में 1,20,000 के करीब पक्की सरकारी नौकरियां दे देते हैं। आप भी जानते हैं ग्रुप डी और सी की नौकरियां जिन पे अभी चल रहा है काम, पाइपलाइन में है, जब वो भर्ती पूरी हो जाएगी तो 10 साल की अगर तुलना करेंगे हुड्डा साहब की और मनोहर जी की, तो मनोहर जी की नौकरियां दुगने होंगी हुड्डा साहब से, पहली तुलना। दूसरा, उसके बाद हम करते हैं प्राइवेट उद्योगों के अंदर स्वरोजगार, इन सब की बातें। देखिए एक समय ऐसा था जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, होंडा जैसी कंपनी के अंदर आगजनी होती है और हुड्डा साहब जो है वहां पे जिस तरह का राजनीतिक खेल खेलते हैं वो हम सबने देखा। कंपनी बंद हो गई, कंपनी के तालाबंदी कुछ समय के लिए रही। हुड्डा साहब के कार्यकाल में मारुति के अंदर क्या हुआ था हम सबने देखा, वहां पे आगजनी हुई, एक मैनेजर को जिंदा जला दिया गया। तो इस तरह की राजनीतिक घटनाएं, मतलब राजनीतिक दखलंदाजी। नतीजा ये हुआ कि मारुति ने अपना एक्सटेंशन उद्योग लगाना था उस दौरान, और मारुति को यह निर्णय करना पड़ा कि हम गुजरात लेके जाएंगे, हरियाणा में अपना एक्सटेंशन यूनिट नहीं लगाएंगे। अब परिस्थिति आ जाती है मनोहर जी के समय की। खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप देख रहे हैं मारुति ने अब बाकायदा अपना यूनिट लगाया। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश खरखोदा के अंदर मारुति करती है, मैं मारुति की बात कर रहा हूं। अब फ्लिपकार्ट जो है बड़ा प्रयास रहा, लेकिन मनोहर जी जब फ्लिपकार्ट से बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा अपना जो गोडाउन यूनिट है वो हरियाणा के अंदर करती है। हरियाणा के अंदर लगभग 60,000 छोटे बड़े मुजोले, मतलब मैं इसके अंदर एमएसएमई की बात भी कर रहा हूं, मैं इसके अंदर छोटे उद्योगों की बात भी कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर लग जाते हैं 2014 की बात, और उसके अंदर हरियाणा के लगभग 1,60,000 12,59,000 युवाओं को उसके अंदर नौकरी प्राप्त हो जाती है। अगर मैं केंद्र सरकार की जो रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया की बात करूं, स्टैंड अप इंडिया की बात करूं, और मैं प्रदेश सरकार की रोजगार संबंधित योजनाएं हैं जैसे सक्षम युवा हरियाणा की बात करता हूं, जितनी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मैं सबको अगर मिला लेता हूं तो हरियाणा के लगभग 47 लाख युवाओं को या तो नौकरी प्राप्त हुई है या उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है, मतलब उनको रोजगार उपलब्ध हुआ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के अंदर। अब क्या होता है, कांग्रेस एक बात बार बार शुरू करती है, क्योंकि कांग्रेस रोजगार के आंकड़ों में तो हमसे कंपीट नहीं कर सकती। फिर ये तर्क देते हैं कि साहब देखिए युवा विदेश जा रहा है, साहब युवा विदेश जा रहा है।
परमीत जी, मैं जिस इलाके से संबंध रखता हूं, मेरे उस इलाके से 1979 के अंदर लोगों ने विदेश जाना शुरू कर दिया था बहुत बड़ी संख्या में। और ये जो मानव स्वभाव होता है कि बेटरमेंट के लिए पलायन मानव स्वभाव का हिस्सा है ये। सर अगर तो वही ये कोई आसान नहीं हो बेटरमेंट रहा। अगर राज्य देगा तो फिर बाहर क्यों ही जाएगा ना, है ना? ठीक है प्रवीण जी, जी लक्ष्मीकांत जी, फोकस किया मनोहर ठीक है लाल जी ने। लक्ष्मीकांत जी, अब समस्या कहाँ स्किल ठीक है। परमीत जी, मतलब जो आपकी स्किल है अगर उसमें डेवलपमेंट होगी, बच्चों के अंदर कौशल होगा, तो स्वाभाविक है और बच्चों को बेहतर जो है भविष्य जो है मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है। विश्वकर्मा कौशल रोजगार विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य ये था। इससे पहले की सरकार को मुंह सुनी आ गया कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। ये भी मनोहर जी का विचार था और उसका नतीजा होगा। ठीक है प्रवीण जी, लक्ष्मीकांत जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है प्रवीण जी, काम होना शुरू हुआ। ठीक है प्रवीण जी, लक्ष्मीकांत जी को सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जी कंप्लीट करिए। परवीन भाई ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है। मैंने पहले ही कहा था कि बातों के धनी ये लोग हैं, कांग्रेस के लोग बातें नहीं बना सकते, कांग्रेस के लोग काम में ये समस्या है क्योंकि आंकड़ों का मुकाबला नहीं कर पाते तो ये अनाप शनाप अरे प्रवीण भाई सुन तो लीजिए भैया, प्रवीण भाई सुनिए, तथ्यों की बात अब आंकड़ों की बात रखिए ना, आंकड़ों में जवाब दे दीजिए। आपने जवाब बाद में देना, पहले मैं को बोलने आप सुनिए यार, कमाल करता है, शान आदमी है, बढ़िया आदमी हो। सुनिए, इन्होंने कहा कि बेटरमेंट के लिए युवा विदेश जाता है। परवीन भाई, अपना घर छोड़ के कोई भी आदमी मजबूरी में जाता है, जब ये लगता है कि अपने घर के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तब वो घर से बाहर जाएगा। शायद जानकारी या पता नहीं आप दुनिया में रहते हो, मेरे क्षेत्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि तीसरी पीढ़ी विदेश। ठीक है प्रवीण जी, प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, लक्ष्मीकांत जी, तब क्यों मेरे क्षेत्र में ठीक है लक्ष्मीकांत जी कंप्लीट करिए। प्रवीण जी बात सुन लेते हैं। प्रवीण जी बात सुन लेते हैं लक्ष्मीकांत जी। अरे चुप हो जाओ यार, बहुत हो गया, मैं थोड़ा मेरे को बोलने। लक्ष्मीकांत जी कंप्लीट करिए। सर निजी टारगेट एक दूसरे पर कोई नहीं करेगा, निजी टारगेट नहीं करेगा सर, निजी टारगेट नहीं। रोजगार कहाँ देते हैं? पकौड़े तलने का रोजगार दे रहे हैं, चाय बनाने का रोजगार दे रहे हैं। अरे हरियाणा में सक्षम एक योजना, कौशल रोजगार योजना लेकर के आई है। कौशल रोजगार में रोजगार दे रहे हैं, पक्की नौकरी बताते हैं, मास्टर कौशल में लगेंगे, क्लर्क कौशल में लगेंगे, बड़े बड़े अधिकारी कौशल में लगेंगे। सुरेंद्र जी, हरियाणा के बेटरमेंट के लिए किस तरह से प्लान जो है बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले भी इतने सारे, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, सबमिट हो चुकी हैं, हरियाणा में भी सबमिट हुए हैं, लेकिन अभी तक निवेश नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, क्या होना चाहिए प्लान? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है सुरेंद्र जी की भी सुन लेते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मेरा तो ये कहना है, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, सुरेंद्र जी की अगर कोई भी समाज, देश, परिवार तरक्की करना चाहता है तो एक तो उसको नकारात्मकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कितने प्रोग्राम चलाते हैं इसी काम के लिए कि भाई आप पॉजिटिव सोचिए। अगर हम कोई टारगेट छोटा रखते हैं तो हमारा अचीवमेंट भी छोटा होता है। तो हमें टारगेट तो बड़ा लेके चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टारगेट को उपलब्ध करें, हासिल करें उस टारगेट को। तो अगर आज हम देश विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं और हमारे यहाँ पर जो विकास की गति है और पूरी दुनिया जानती है कि इस समय भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये कोई ये कहने से कि कुछ नहीं है, वो नहीं है, तो कुछ होता नहीं है, कहने को आप कुछ भी कहिए, जो हकीकत है वो तो यही है ना कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं आज विश्व में। ये भी एक सच्चाई है कि आज से 10 साल पहले 2014 में हम फ्रेजाइल 5 में गिने जाते थे। 11वें या 10वें नंबर पे तो थे ही, लेकिन वो उसमें भी फ्रेजाइल 5 में गिनती होती थी। तो अगर विकास नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो स्पेस का फील्ड है, चाहे मेडिकल का फील्ड है, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन का फील्ड है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो ये जितनी अगर ये फैसिलिटीज नहीं है, जब भी तो इनकम बढ़ रही है ना, तभी तो देश की जीडीपी बढ़ रही है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम जब इस लेवल पे हैं टेक ऑफ पे, और अगर हमारे
देश की ये संभावनाएं हैं कि भाई हम कम से कम 1947 तक एक विकसित 2014 के राष्ट्र बाद हुआ बने। स्वामी जी। तो अगर हम वो टारगेट लेकर के नहीं चलेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और हम ये छोटी छोटी बातों में यहीं पे उलझते रहेंगे कि लोग विदेश क्यों जाते हैं, घर में किसी को मिले तो क्यों नहीं जाते हैं। अरे भाई घर में भी मिलता है तब भी लोग जाते हैं। भारत के लोग तो आज से पहले आप पढ़िए, अगर आपको भविष्य पुराण में अगर अब सत्यनारायण की कथा हर घर में आती है, पंडित जी बैठे हैं इनके भी घर में होती होगी, तो उसमें वो लाला जी जाते हैं बाहर लेकर के नाव कमाने के लिए। तो हमारे तो हिंदुस्तान में लोग एंटरप्रेन्योर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाते रहे हैं, सब जगह गए हैं। कोई इसलिए थोड़ी सिर्फ जाते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए जाते हैं। सुरेंद्र जी हरियाणा में, सुरेंद्र जी अगर हरियाणा में निवेशक रुचि दिखाते हैं, सुरेंद्र जी हरियाणा में फायदा होता है जब आप विकास की बातें करते हैं। वो बात जो मैं आपसे कह रहा था मनोहर लाल जी कि उन्होंने एक अच्छा कदम लिया कि उसका फायदा उठाया। सुरेंद्र जी हरियाणा में, सुरेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? सुरेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? सर आपको बोले जा रहा है, सुरेंद्र जी आवाज आपको मिल पा रही है? मुझे तो मिल रही है आपके। ठीक है सुरेंद्र जी, अगर हरियाणा में, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है ठीक है जो शासन मंत्री कर रहे हैं, गाँव में जाके देखिए लक्ष्मीकांत जी, अपना सामान एक तरफ देश और प्रदेश की तरक्की की बात हो रही है, सुरेंद्र जी ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपकी बात रख देती हूँ। लक्ष्मीकांत जी आपकी बात रख देती हूँ, एक बार सुन लेते हैं हम। सुरेंद्र जी अगर हरियाणा में निवेशक पहुंचते हैं, निवेश होता है, आप कह रहे हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, अगर हम इसी में लगे रहेंगे कि वो बाहर क्यों जा रहे हैं, अगर यही शुरू से होता, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं, वाइब्रेंट समिट, इस तरह के समिट हरियाणा में पहले भी हुए हैं, निवेश नहीं हो पाया, नौकरियों की कमी रही, तभी जो है युवा जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, अभी भी कई ऐसी पद हैं जो हरियाणा में खाली हैं, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें आपने भी देखी हैं। तो अगर अब जिस तरह से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया है और हरियाणा में अगर निवेश होता है, मैं प्रवीण अत्री जी आपके पास आ रही हूँ, अगर हरियाणा में निवेश होता है, निवेशक पहुंचते हैं, निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की ग्रोथ भी इसमें होगी और उसी से ही जो है अर्थव्यवस्था को भी और सुधार होगा। नहीं ये 2014, 2003, 2000 आप पीछे कहाँ चले गए? हम आगे की बात कर रहे हैं सर। बातचीत से ही तो आगे रास्ते खुलेंगे, यही मैं कह रहा था कि उन्होंने अच्छा किया वहीं पे जाके मिल आए, आपको अलग से कोई प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ा। उन लोगों के उन्होंने अपनी बातें रखी होंगी, एरियाज बताए होंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो इन्वेस्टमेंट को एक दिन में तो होता नहीं है, जब नेगोशिएशंस होंगे तब आगे चलेंगे। लेकिन मैं इस पे कह रहा था, आज गुजरात सबसे काफी समृद्ध है कि नहीं राज? ठीक है सुरेंद्र जी। लक्ष्मीकांत जी मैं आ रही हूँ, प्रवीण जी आपके पास भी आ रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी गुजरात में इतना अच्छा गुजरात के लोग तो सब जगह चले गए व्यापार करने, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, प्रवीण जी देखिए सरकारी नौकरियां सुरेंद्र जी, जमाना था जो सरकारी सुरेंद्र जी को म्यूट किया जाए। प्रवीण जी देखिए आपने जो सुरेंद्र जी से सवाल पूछा, हालांकि प्रवीण जी मैं आपके सवाल से हैरान हूँ। आप ये कहते हैं कि आप क्यों पीछे जा रहे हैं 2003 में, 2004 में। सर आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे ना, आने वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे ना। मत कीजिए प्लीज। देखिए जब हम अपनी उपलब्धि बताएंगे कि हमने क्या काम किया है, तो तुलना किससे करेंगे? पहले की सरकार से तो करेंगे ना, कंपैरिजन तो बताएंगे ना, जनता को बताएंगे कि पहले ये हुआ था, हमने ये किया, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके मामले में क्या हुआ। कांग्रेस जब 2014 में सत्ता में थी, हरियाणा से जो एक्सपोर्ट होता था परदेशी मात्र 6,000 करोड़ रुपए था, आज वो एक्सपोर्ट निवेश हुआ, उद्योग लगे, प्रोडक्शन करना शुरू किया, सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारा माल बेच जा सके, तो हमारा सुरेंद्र जी की ऑडियो म्यूट की जाए। खुद ठेकेदारी प्रथा शुरू करती है, मनोहर लाल ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देते हैं, कौशल रोजगार निगम एक निगम बना, बिल्कुल प्रवीण जी, ठेकेदारों के अधीन जो कर्मचारी, बिल्कुल प्रवीण जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है प्रवीण जी मैं आपकी बात समझ गई। लक्ष्मीकांत जी। परमीत जी, एक तो मेरे को यह समझ में नहीं आता, जो राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं
ये बिल्कुल बायस्ड होके क्यों बैठते हैं? स्वामी जी ने तो ये कर दिया कि 2014 से पहले हिंदुस्तान भिखमंगों का देश था, ऐसा बता रहे हैं। तो अरे नहीं, 2014 सुनिए आप लोगों ने लूट अत्री जी सुनिए, अत्री जी सुनिए, बूटा साहब अत्री जी सुनिए, लूट लेते थे। ये सारा और जिस हिंदुस्तान तरह से 2014 से पहले खड़ा हुआ है। अरे आप जिन जगह आप जाते हो ना, जिन गाड़ियों में सफर करते हो, वो गाड़ियां कांग्रेस की बदौलत है। जिन सड़कों पे सफर करते हो, वो कांग्रेस की बदौलत है। जिन स्टेडियम में जाके भाषण देते हो, वो कांग्रेस की बदौलत है। कमाल की बात है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात सुनना तो आप चाहते नहीं हो यार, आप सुनना नहीं चाहते किसी बात। हरियाणा में होता है आपके समय में हरियाणा को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। लक्ष्मीकांत जी, अगर आने वाले समय में हरियाणा का सुधार होगा तो क्या विपक्षी पार्टियों को बुरा लगेगा? लक्ष्मीकांत जी, अगर आने वाले समय में हरियाणा का ही सुधार होगा तो क्या विरोधी पार्टियों को बुरा लगेगा? नहीं होगा तो ना, क्यों बुरा लगेगा? लग रहा है परमीत जी एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे एक अत्री जी सुनिए प्लीज आप। परमीत जी मैं सिर्फ मैंने प्रश्न किया है। अरे स्वामी जी चुप हो जाओ यार, आप तो बिल्कुल ही प्रोग्राम शुरू हो गया, तो स्वामी जी को चुप कराओ भाई। आप देखिए लक्ष्मी स्वामी जी करिए सुनिए। अगर हरियाणा प्रदेश की तरक्की की चर्चा होती है, आंकड़े दिए जाते हैं, तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? ठीक है प्रवीण इस जी, देश को लक्ष्मीकांत हमने बनाया है। इस देश को अपना, इस देश का बुनियादी ढांचा कांग्रेस ने खड़ा किया है। आपने ये रेलवे ट्रैक, ये रेलगाड़ियां, ये ट्रांसपोर्ट, ये हवाई जहाज, ये सुरक्षा चला गया। आपने दंगे कांग्रेस की पढ़ाई हुई है। ठीक है प्रवीण जी। लक्ष्मीकांत जी, सुरेंद्र जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से म्यूट भी हैं। सुरेंद्र जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, सुरेंद्र जी को भी सुन लो। बायस यहाँ कोई नहीं है सर। लक्ष्मीकांत जी, ये रोजगार अरे की बात कौन करते बायस है? हैं। कौन बायस है? आप बताइए कि क्या डिफेंस एक्सपोर्ट आपके जमाने में कितने हजार करोड़ था? चलिए आप फैक्ट बोलिए। लक्ष्मीकांत जी, सुरेंद्र जी को भी सुन लेते हैं। जी सुरेंद्र जी, कितने हजार करोड़ का था और आज कितना है? कितना है? 7 लाख करोड़ की 2014 में कितने किलोमीटर हाईवे बने थे, आज कितने बने हैं? 2014 में समुद्र के किनारे सागरमाला में कितना था, आज कितना है? पोर्ट्स आपने कितने बनाए, आज कितने हैं? एम्स कितने थे, आज कितने हैं? स्पेस में आपका क्या काम था, आज स्पेस में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? कितने प्राइवेट सेक्टर में नए बच्चों ने नौकरी छोड़ के स्पेस में प्रोडक्शन शुरू किया है? स्पेस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हमारे यहाँ पे, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग जा रहे हैं। वो कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हैं साथ अच्छा हुआ, इसमें और होना चाहिए, इसमें यहाँ पे हम लोग यहीं पे रुक गए हैं, इसमें और तरक्की होनी चाहिए। वो नहीं, क्या हुआ, कहाँ चले गए लोग, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं? हमें पहले से जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हरियाणा से 50-100 गुना ज्यादा गुजराती विदेश में रहते हैं और हरियाणा वालों से 100 गुना पैसे वाले बिल्कुल तो विदेश में जा रहे हैं। तो विदेश जाना कोई इस बात का सबूत नहीं है कि हमारा देश गरीब है इसलिए जा रहे हैं। चलिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल